हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। इस वीडियो में हम घटना चक्र दृष्टि का ये अगला वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को है जो कि देखने वाले हैं। ठीक है। पहले देखिए, पहली जो वीडियो थी वो मैंने डायरेक्ट आपकी घटना चक्र की जो एक दृष्टि आती है उससे मैंने कराया था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करंट अफेयर से उन्हें मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की नोट्स आपको बना दिए हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उससे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे आपको देखिए दो फायदे होंगे। एक तो आपको समय कम बर्बाद होगा। ठीक है। पिन टू पॉइंट जो चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है। ज़्यादा चीज़ें हम नहीं देखेंगे जिससे आपके समय की भी बर्बादी ना हो। ठीक है। क्योंकि इस तरह में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस तरह में आपको चीज़ें कॉम्पैक्ट साइज में कॉम्प्रेस्ड चीज़ें मिलेंगी जो आपकी बहुत ही निचोड़ होंगी, जो महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है। जो कि आपको ओएन ओ ई नाम से जान, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते भी हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। एक सेकंड। तो देखिए 1951-52 से, एक सेकंड, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया। देखिए 1951-52 से 1967 तक हमारे देश में एक साथ ही चुनाव होते, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करें कि विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट आई थी, तो इसने वन नेशन वन इलेक्शन को जो है सही बताया था। कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये जो प्रस्ताव था इसके लिए एक कमेटी बनी थी, समिति बनी थी, जो इसकी परख कर रहा था बात की कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो यहाँ पर देखिए अध्यक्ष बनाए गए थे रामनाथ कोविंद जी। ये चीज़ ध्यान देना। कमेंट बॉक्स में यहाँ बताइए कि रामनाथ कोविंद जी किस नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इन्होंने देखिए बताया है इस रिपोर्ट में, जो समिति बनी थी, कि चुनाव जो है दो चरण में होता है। एक होगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे एक चरण में, दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे जो कि 100 दिन के अंदर हो जाएंगे, यही लोकसभा विधानसभा चुनाव होने के बाद। ठीक है। इसको देखिए इसमें इस योजना यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए हमारे संविधान में दो प्रकार के संशोधन होंगे। एक तो होगा संविधान संशोधन होगा, और दूसरा क्या होगा तो जो आपकी यूनियन टेरेटरी हैं, विधानसभा क्षेत्र वाले विधानसभा जहाँ पर है, तो दिल्ली और पुदुचेरी, इनमें कानूनी संशोधन विधेयक है जो कि किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में बदलाव किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए राज्यों द्वारा समर्थन इसके लिए जरूरी नहीं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन समिति, इसमें 8 मेंबर थे। गठन इसका 2 सितंबर 2023 में हुआ था। अध्यक्ष मैंने बताया कि रामनाथ कोविंद जी थे। अब इसके देखिए मेंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसमें पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो मेंबर नहीं था, या पूछ सकते हैं इनमें से कौन से जो कि मेंबर थे। तो अमित शाह जी गृह मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद जी हैं जो कि कांग्रेस के पहले नेता थे, जम्मू एंड कश्मीर के नेता हैं ये। एन के सिंह जो आपके फाइनेंस कमीशन के हेड थे, 15th। इसके बाद देखिए सुभाष कश्यप जी हो गए, हरीश साल्वे जी हो गए, संजय कोठारी जी हो गए, और अर्जुन राम मेघवाल जी हो गए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सचिव उसके कौन थे, नितिन चंद्र थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगली खबर है आपकी क्या, पीएम आशा योजना इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसका फुल फॉर्म है। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है। आशा 2018 में ये स्टार्ट होती है। एमएसपी देने की ये बात करता है पीएम आवास योजना को जारी रखने की बात इसमें की गई है। 2025-26 तक 35,000 करोड़ का है जो कि बजट यहाँ पर रखा गया है। इसके चार घटक है कौन कौन से, एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम, और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये चार इसके कंपोनेंट है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगली खबर है पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इंपॉर्टेंट है ये बजट 2025 में, इसकी 24-25 में जो हुआ था बजट, उसमें घोषणा की गई थी इसकी। इसमें जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज देने की बात इसमें कही गई थी, जिसके अंतर्गत 63,000 गांव शामिल थे, और 5 करोड़ जनजाति जो थी जनसंख्या थी उनको लाभ देने की बात इसमें कही गई थी। इसका खर्च देख सकते हैं 79,156 करोड़, ध्यान दीजिएगा इसका खर्च। और इस पर देखिए केंद्र लगभग 56,333 करोड़ खर्च करेगा, और राज्य सरकार 22,823 करोड़ है जो कि लगभग खर्च करेगा। इसमें देखिए 549 जिले और 2,740 ब्लॉक हैं जो शामिल होंगे। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवास को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2011 की जो सेंसस हुआ था उस पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी देख सकते हैं 10.45 करोड़ जनसंख्या थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है।
अब देखिए अगली खबर है आपकी बायो राइड योजना, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, बायो राइड। इसके बाद देखिए इसमें दो योजनाओं का विलय किया गया है, कौन कौन सी, तो एक तो बायोटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को इसमें विलय कर दिया गया है। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा बायो इथरी नीति, ये क्या है, तो देखिए बायो इथरी नीति को मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई है। बायो इथरी का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। इसका उद्देश्य क्या, तो हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग करना है, यानी बायो उत्पादन को बढ़ाने की बात इसमें की गई है और जिनकी परफॉर्मेंस यानी क्षमता भी अच्छी खासी हो। इसके बाद देखिए नमो भारत रैपिड रेल की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट, तो ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि, ये ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी थी वो कहाँ से चलेगी थी, तो बनारस से लेकर वो दिल्ली गई थी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। भारत में ऐसे ही वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है, ठीक है। मेट्रो ट्रेन कब चली थी, तो देखिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी ये 2019 में। मेट्रो ट्रेन की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद से भुज में चलेगी और इसका नाम अब जो है बदल दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है नमो भारत रैपिड रेल, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मिशन मौसम की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मंत्रिमंडल से इसे भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, हर मौसम के लिए तैयार रहने की बात की गई है, जलवायु स्मार्ट भारत बनाने की बात इसमें की गई है। और इसमें 2 वर्ष के लिए कितना बजट रखा गया है, 2000 करोड़ बजट रखा गया है, 2024 चल रहा है यानी 2026 तक लगभग रहेगा है। और इसके देखिए कौन सा मंत्रालय ये काम करेगा, तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है जो कि इसके द्वारा इसे किया जाएगा। 3 संस्थान है जो कि कार्यान्वयन इसका करेंगे, एक तो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरेस्ट फॉरकास्टिंग, ये नोएडा में स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इनके सेंटर भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं, अगली खबर है 2019 से एनकैप पर लॉन्च किया गया है। तो एनकैप क्या है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है। एनकैप देखिए 2024 तक इसमें पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 स्तर को 20 से 30% जो कि कम करने का बात इसमें की गई है, ठीक है, एन कैप में, ठीक है, PM10 और PM2.5 को 20 से 30% कम करने की बात की गई है 2024 तक। 7 सितंबर को देखिए क्या माना जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये आपका डे मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। टॉप 3 सिटी इस सर्वेक्षण के अंतर्गत पहली तो सूरत है जो कि गुजरात का है, दूसरा जबलपुर है MP का, तीसरा है आगरा, और तीसरा आगरा यूपी का है। देखिए यूपी के टॉप 3 कौन है, तो आगरा, लखनऊ और कानपुर। इसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। और इसको देखिए ये ध्यान दीजिएगा, विज्ञान जो जर्नल आता है, पत्रिका जो आती है नेचर, इसने इसने जो है इसे मान्यता दी है स्वच्छ भारत मिशन को, ठीक है। इन्होंने एक लेख नाम शीर्षक जारी किया था जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर नामक ये लेख इन्होंने जारी किया था, ठीक है। स्वच्छता ही सेवा अभियान, इसी के अंतर्गत बात करें तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला था, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। 17 सितंबर को आपको पता होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और इस दिन हम विश्वकर्मा जयंती भी मनाते हैं, चीज़ भी आपको ध्यान देना, इससे संबंधित भी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। इसका आयोजन देखिए आवास शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है, ये इसकी थीम थी। अब देखिए 23rd विधि आयोग की बात कर लेते हैं, तो गैर सांविधिक निकाय, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर 2024 को इसकी गठन किया जाता है, 2 सितंबर 2024, और 3 वर्ष के लिए यानी 2024 से लेकर 2027 तक ये काम करेगा। इसके मेंबर की बात कर लेते हैं, तो एक पूर्ण अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है और 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें हटाया भी जा सकता है बीच में। 22वें विधि आयोग की बात करें तो देखिए 2024 तक ये थे, 31 अगस्त 2024 तक। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ऋतुराज अवस्थी थे 22वें विधि आयोग के। ये 23वां विधि आयोग है जो आपको 2027 तक रहेगा। डिजिटल कृषि मिशन की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बजट 2024 में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे DPI कहते हैं, इसके निर्माण की घोषणा की गई थी। DPI आपने काफी ज्यादा सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस DPI के अंतर्गत ही आपके 400 जिलों में
खरीफ फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा और इससे 6 करोड़ किसानों को जो कि फायदा होने वाला है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत आपका ये डीपीआई के अंतर्गत ही है, डिजिटल कृषि मिशन। तो इसका खर्च कितना है, तो 2817 करोड़ है, जिसमें केंद्र 1940 करोड़ देगा और डीपीआई संरचना पर ये आधारित है, मैंने आपको जैसा कि बताया। इसके बाद देखिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात करें तो इसके मूलभूत स्तंभ आपके 3 हैं। एक तो एग्री स्टैक है। तो एग्री स्टैक क्या होता है, तो ये क्या करेगा, तो किसानों की पहचान करने में काम आएगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये कृषि में जो आपके डिसीजन होते हैं उनमें सपोर्ट करने का काम करेगा। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, सॉइल की मैपिंग करने में ये काम आएगा कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगली खबर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो 2021 में देखिए सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दी जाती है। इसका बजट लगभग 76,000 करोड़ रखा जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जाती है कहाँ, तो साणंद गुजरात में की जाती है, कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। इसको देखिए, इसके पहले क्या होता है कि 29 फरवरी 2024 की 3 नई सेमीकंडक्टर इकाइयां की घोषणा की जाती है। कहाँ 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 पर, तो एक तो धोलेरा गुजरात में, ये एक पहली एआई समर्थित लैब थी और ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित होगी और ताइवान की हेल्प की सहायता से, ठीक है, ताइवान की सहायता से। दूसरी जो सेमीकंडक्टर इकाई थी वो मोरीगांव असम में, टीईपीएल द्वारा, यानी यही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और इसका बजट कितना है, तो 27,000 करोड़ था। साणंद गुजरात की बात करें तो सीजी पावर लिमिटेड के द्वारा था और 7600 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो इंडिया और यूएसए के मध्य की ये साझेदारी से था और इसका उद्देश्य क्या है, तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन, इसका उद्देश्य है। ये चीज को ध्यान देना है। सेमीकंडक्टर आपको पता ही है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन रहे हैं, ये गाड़ियां बन रही हैं, कार बन रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है। सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है। तो ध्वज जो है इसका नीला रंग है, ध्वज जो है, और गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है, गोलाकार भवन के ऊपर। और ये जो है वृत्त से घिरा हुआ है और उसके निचले भाग पर क्या लिखा है, यतो धर्म स्थितो जया लिखा है, जो कि संस्कृत में ही लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के देखिए 75 वर्ष पूरे हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, 26 जनवरी 1950 को होती है। और ये कार्य करना कब से प्रारंभ करता है, यानी इसका उद्घाटन कब होता है, तो 28 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का आयोजन किया जाता है उसी के समय आपका ये जो है ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया था। ये आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। भारत मंडपम आपके कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में ही है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए अगली खबर क्या है, वाड़वड़ पत्तन का शिलान्यास किया गया है। भारत में पोर्ट्स कितने हैं, तो 12 है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पीएम मोदी ने वाड़वड़ पोर्ट का शिलान्यास करा है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है खबर। ये कहाँ है, तो वाड़वड़ पोर्ट आपका पालघर महाराष्ट्र में। इसकी लागत कितनी आई है, 76,220 करोड़ आई है। और ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट है ये। इसका मतलब क्या है कि हर मौसम के लिए ये उपयुक्त होगा, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात बाढ़ जो भी आए। भारत के पोर्ट्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो आपको सामान्यतः क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सही मिलान करने को। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आपके कहाँ है, तो कोलकाता में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। कामराजर पोर्ट आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है। मुरगांव पोर्ट आपका कहाँ है, तो गोवा में है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और एस&पी ग्लोबल मार्केट के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें टॉप में कौन है, तो यंगसान पोर्ट है जो कि चाइना का है। अब भारत के देखिए कौन कौन से हैं, तो 19वें स्थान पर आपका विशाखापत्तनम पोर्ट है और 27वें स्थान पर मुंद्रा पोर्ट है। इसको देखिए गुजरात का ही पीपापाव पोर्ट है जो कि शामिल है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पीपापाव पोर्ट कहाँ है, तो गुजरात में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एनआईसीडीपी की बात करें तो एनआईसीडीपी क्या है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। और इसी के अंतर्गत 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ को है जो कि मंजूरी दी गई है। 28 अगस्त 2024 को 12 नए औद्योगिक शहर हैं जो कि घोषित किए गए थे। इनमें से एक का नाम नहीं बताया गया था, 11 के नाम उल्लेखित कर दिए गए थे, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, तो इसके कारण से 12वें शहर का नाम नहीं बताया गया था, ठीक है। इसमें यूपी के देखिए कौन कौन से, तो आगरा और प्रयागराज हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना। यूपी के शहर आगरा और प्रयागराज हैं। 4 विकसित ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी ये आपके कौन कौन है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। धौलेरा निवेश क्षेत्र गुजरात का, औरंगाबाद महाराष्ट्र का, इंडस्ट्रियल टाउनशिप नोएडा में है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इंडस्ट्रियल टाउनशिप आपके मध्य प्रदेश में एक है।
यूपीएस की बात कर लेते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। इसके पहले आपको देखिए एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम। इसके बाद आप सबसे पहले देखिए ओपीएस चलता था, उसके बाद एनपीएस आया, वर्तमान में एनपीएस यूपीएस को है जो कि प्रपोज्ड किया गया है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो इसकी मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र बन गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव थे, चुनाव आने वाले हैं अभी, ठीक है, कुछ दिनों में। ये देखिए प्रभावी कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से जो कि ये प्रभावी होने वाला है यूपीएस, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें तो इसमें देखिए सुनिश्चित पेंशन की बात की गई है, जिसके लिए आपकी मिनिमम सर्विस 25 साल होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम यदि आपकी सर्विस है तो अनुपातिक स्तर पर यानी रेशियो को देखकर ही आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक है। और स्कीम के लिए पात्र कब होंगे, तो आपको कम से कम 10 साल की नौकरी की होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत भी आपको सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी। और इसमें आपके न्यूनतम पेंशन का भी उल्लेख है, यदि आपने 10 साल तक नौकरी कर ली है तो आपको 10,000 प्रति मंथ जो है मिनिमम मिलने ही वाले हैं। एनपीएस वात्सल्य की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो बजट 2024-25 में इसका उल्लेख किया जाता है। ये माइनर बच्चे जो हैं 18 से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए है। इसमें देखिए अंशदान आधारित पेंशन योजना है, और पात्रता इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम जो बच्चे होंगे उनके लिए है। प्रति वर्ष मिनिमम 1,000 रुपये योगदान आपको करना होता है। बच्चे के 18 वर्ष होने पर ये सामान्य एनपीएस के रूप में कार्य करने लगता है। एनआईआरएफ की बात करें तो इंडिया रैंकिंग 2024, एनआईआरएफ तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका फर्स्ट संस्करण कब आया था, 2016 में आया था। तो टॉप संस्थान आपके कौन कौन से हैं समग्र श्रेणी में, तो आईआईटी मद्रास है, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलोर है, आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। यूपी के संस्थान देखिए 5वें नंबर पर आपका आईआईटी कानपुर है, और यूपी का दूसरे नंबर पर है बीएचयू, ठीक है, जो बनारस में है। अब देखिए उत्तराखंड की बात करें तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बना है, और इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य, तो आपका उत्तराखंड है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की बात करें तो यूएनडीपी इंडिया और नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो आपको पता ही होंगे सुमन बेरी जी हैं। इसकी थीम ध्यान दीजिएगा, टुवर्ड्स विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें देखिए टॉप राज्य कौन कौन से, तो पहला केरल है, और केरल, और दूसरा इसी के अंतर्गत है आपका, दोनों ने संयुक्त रैंकिंग हासिल की है, केरल और उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सर्वाधिक सुधार आपके कहाँ देखा गया है, तो यूपी में और जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में टॉप किया है चंडीगढ़ ने, दूसरे नंबर पर आपका पुदुचेरी है। इसको देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान हत्या दिवस। तो 11 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 25 जून 1975 को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। अब देखिए आपातकाल का उल्लेख आपके आर्टिकल 352 में है, ठीक है, और 356 में क्या है, तो 356 में आपका आपातकाल है, लेकिन वो राज्यों में लगाने के लिए है, और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित। तो भारत में देखिए अभी तक 3 बार है जो कि आपातकाल लगा है, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत। ये देखिए पहला आपका लगा था 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 के आसपास, ये आपका इंडो चाइना वार के समय लगा था। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 में लगता है, इंडिया पाकिस्तान वार के समय। इसके बाद देखिए 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति का हवाला देकर तीसरी बार आपका आपातकाल लगा था, सबसे ज्यादा इसी का विरोध हुआ था, इसी कारण 25 जून को संविधान हत्या दिवस है जो कि मनाने की घोषणा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस, तो इसकी अधिसूचना 12 मार्च 2024 को दी गई, और हैदराबाद मुक्ति दिवस आपके 17 सितंबर से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन पोलो इसी समय आपका 17 सितंबर 1948 को चलाया गया था, ठीक है, हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए निजामों के द्वारा। निजाम का शासन देखिए 15 अगस्त 1947 के 13 महीना बाद तक भी इनका चला था, ठीक है। अब देखिए वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके कहाँ हुआ है, तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है 3 से 4 जुलाई में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और एआई पर साझेदारी किस किस ने की है, तो ओईसीडी और जीपीएआई। तो जीपीएआई क्या है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये देखिए 2020 में लॉन्च किया जाता है जीपीएआई, और इसका सदस्य आपका भारत भी शामिल है।
एआई प्रशंसा दिवस ध्यान दीजिएगा 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया एआई मिशन की बात कर लेते हैं तो मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। और बजट कितना है, 10,371 करोड़ है लगभग 5 वर्ष के लिए आने वाले में। और इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत यानी डीआईसी के साथ इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा है जो कि कार्यान्वित किया जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। दूरसंचार अधिनियम 2023 की बात करें तो 24 सितंबर 2023 को प्रेसिडेंट से मंजूरी मिल जाती है। गवर्नमेंट से परमिशन किन किन चीज़ों पर जरूरी होगी, तो ये जो टेलीकॉम एक्ट आया है नया 2023 का, तो इसके अंतर्गत देखिए गवर्नमेंट से परमिशन ले होगी किन चीज़ों पर। यदि आपको दूरसंचार सेवाएं प्रदान करनी है तो गवर्नमेंट से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपको नेटवर्क स्थापित करना है टेलीकॉम नेटवर्क तो इसके लिए भी परमिशन। इसके अलावा रेडियो उपकरण धारण करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए कस्टमर से पूर्वानुमति यानी जो ग्राहक है उनसे आपको पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी किन किन चीज़ों पर। यदि आप उनको एडवर्टाइज दे रहे हैं तो उसके लिए भी अनुमति चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स का निर्माण आपको करना होगा, यानी कोई चाहते हैं कि हमें कोई एडवर्टाइज नहीं लेना है या हमें कोई किसी प्रकार की कॉल जो स्पैम वाली होती है वो ना आनी चाहिए, तो इसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा मालवेयर को रिपोर्ट करने के लिए भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था एक, तो ये क्या था, तो ये देखिए यूएसओएफ फंड था। ये वंचित क्षेत्र यानी जो गरीब क्षेत्र थे जहाँ पर टेलीकॉम चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी तो वहां पर सेवाएं प्रदान करने के लिए ये एक फंड होता था। इसका नाम बदल दिया गया है तो डिजिटल इंडिया फंड है जो कि इसे कर दिया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या किया गया है कि प्रति व्यक्ति आप केवल 9 सिम है जो कि जीवन भर में खरीद सकते हैं, ये एक सीमा बांध दी गई है। इसके अलावा देखिए कुछ कहीं पर अपवाद भी हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और असम सहित आपके पूर्वोत्तर राज्यों में ये प्रति व्यक्ति 6 सिम है जो कि आप ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जगह पर 9 सिम और पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गए और जम्मू एंड कश्मीर में आप 6 सिम अधिकतम ले सकते हैं। इसके बाद देखिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। तो 21 जून 2024 को अधिसूचना इसके अंतर्गत जारी की गई है। इसमें है क्या, जैसे यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, रेलवे बोर्ड हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आईबीपीएस जो बैंकिंग का एग्जाम कराती है, और अन्य जो केंद्रीय भर्तियां होती हैं, इन सब में जो पेपर लीक की समस्या है उनको दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। इसके अंतर्गत देखिए जो अपराधी होता है उसे 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। और यदि संगठित अपराध में आप दोषी पाए जाते हैं तो 5 से 10 वर्ष तक की सजा और मिनिमम 1 करोड़ तक का जुर्माना है जो कि लगाया जा सकता है। इससे अधिक काफी आगे भी लगाया जा सकता है। इसके बाद आपके देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित आपकी देखिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, देखिए 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के जो कुमार गुप्त थे शासक, तो इन्होंने नालंदा महाविहार की है जो कि स्थापना करते ही ये चीज आपको ध्यान है, नालंदा महाविहार। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने संरक्षण दिया, तो हर्षवर्धन और पाल शासकों ने देखिए कुमार गुप्त के बाद इन्हें संरक्षण दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसको देखिए 12वीं सदी आती है तो इसका पतन हो जाता है क्योंकि इस समय आप देखेंगे 12वीं सदी में तुर्क का आक्रमण होता है। पुनः इसकी खोज कौन करता है, देखिए फ्रांसिस हैमिल्टन करता है 1812 में, जो कि एक स्कॉटिश आदमी होता है। ठीक है, फ्रांसिस हैमिल्टन। इसके बाद देखिए आधिकारिक पहचान की जाती है 1861 भाषा में जब अलेक्जेंडर कनिंघम आता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2006 में देखिए बिहार विधानसभा में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसके रिवाइवल की बात कही गई थी। ये चीज आपको ध्यान देना 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम उस समय प्रेसिडेंट थे भारत के। 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का है जो कि उद्घाटन किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय की बात करें तो देखिए इसका 2022 में उद्घाटन किया जाता है। कहाँ, तो भुज गुजरात में, क्योंकि भुज गुजरात में ही आपके 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था 7.9 मैग्नीट्यूड का, जिसमें लगभग देख सकते हैं 13,000 लोग हैं जो कि डेथ हो जाती है। इसे देखिए वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम है जो कि शामिल किया गया है। और ये प्रिक्स वर्केल्स के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है तो इसे शामिल किया जाएगा है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मियावाकी वन यहीं पर स्थित है। कहाँ पर, तो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय में। यहाँ पर 4.5 लाख पेड़ हैं जो कि हैं। प्रिक्स वर्सेल्स की बात करें, देखिए विश्व वास्तुकला एवं डिजाइन अवार्ड है ये, और 2015 से स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा है जो कि दिया जाता है। मोदी गवर्नमेंट 3.0 की बात कर लेते हैं तो लोकसभा चुनाव की हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए चुनाव आपके घोषित होते हैं, यानी चुनाव की अवधि 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य चलने वाले हैं। और मतगणना कब होती है, 4 जून को होती है। ठीक है, 1 जून तक चुनाव चलेगा, उसके बाद मतगणना जो आपका रिजल्ट का डे होगा वो 4 जून होता है।
और ये सेकंड सबसे लंबा चुनाव है। पहला सबसे लंबा चुनाव था का 1951-52 में था। और सबसे कम अवधि में आपको चुनाव होते हैं कब के, तो 1980 के आम चुनाव, जो कि 4 दिन में समाप्त हो जाते हैं। इस पे देखिए मतदाता की संख्या ध्यान दीजिएगा 96.88 करोड़ थी लगभग। और इसमें एक सुविधा दी गई थी, तो 85+ के जो उम्र के लोग हैं और 40% जिनमें दिव्यांगता है, उनको घरों में मतदान करने की सुविधा दी गई थी। अंडमान निकोबार की एक जनजाति है स्वयंपन जनजाति, इन्होंने पहली बार है जो कि वोटिंग का अधिकार यूज किया था, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकॉन कौन थे, तो शीतल देवी जी थी। ये पैरा तीरंदाज है, ठीक है, पैरा खिलाड़ी हैं, यानी एक ये विकलांग हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं। कुल मतदान देखिए कितना हुआ, तो 65.79% हुआ है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक हुआ है, कितना, 84.16%। और न्यूनतम कहाँ हुआ है, तो बिहार में हुआ 56.19%। और यूपी में बात करें तो 56.92% है, जो कि मतदान हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना कम मतदान होता है बिहार और यूपी में। चुनाव की बात करें तो 542 सीट पर आपको चुनाव होता है, क्योंकि एक सीट जो सूरत की सीट होती है, यहाँ पर निर्विरोध बीजेपी के मुकेश चंद्रकांत है जो कि जीत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो अन्य प्रत्याशी होते हैं उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। अब देखिए सीट की बात करें तो बीजेपी ने इस बार 240 सीटें जीती हैं, जो कि 2019 में 303 सीटें थी। नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 98 सीटें जीती हैं, क्योंकि 2019 में इन्होंने कितनी जीती थी, तो 52 जीती थी। सपा की बात करें तो 37 सीटें इस पर जीती हैं, और सभी की सभी यूपी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इन्होंने निभाया है। 2019 में देखिए 5 सीटें मात्र जीती थी, इस बार अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने 29 सीटें जीती हैं, 2019 में 22 सीटें हैं जो कि जीती थी। हाईएस्ट वोटिंग विनर की बात करें तो रकिबुल हुसैन, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने धुबरी असम से सबसे ज्यादा अंतर से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर आपके शिवराज सिंह चौहान है, जो कि विदिशा के एमपी बने हैं, ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश से। यंगेस्ट एमपी कौन है, तो पुष्पेंद्र सरोज, जो कि 25 वर्ष में बने हैं, कौशाम्बी से बने हैं एमपी, समाजवादी पार्टी से थे। यंगेस्ट फीमेल एमपी की बात करें तो प्रिया सरोज, ये भी 25 साल की है, मछलीपुर से बनी है, जो कि यूपी का ही क्षेत्र है, और ये सपा प्रत्याशी थे। कुल फीमेल एमपी कितने बने हैं इस बार, तो 74 बने हैं, जो कि परसेंटेज की बात करें तो 542 का 13.63% है। और बात करें यदि हम 2019 का जो लोकसभा चुनाव होता है, इसमें 78 फीमेल एमपी थी, जो कि ज्यादा थी। 9 जून 2024 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पीएम मोदी पीएम के रूप में तीसरी बार आते हैं। इन्हीं के साथ देखिए 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि शपथ लेते हैं, 5 स्टेट मिनिस्टर हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार के थे, वो शपथ लेते हैं, 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो कि शपथ लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी इसी के साथ होते हैं, लोकसभा चुनाव के साथ। कहाँ कहाँ, तो आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में होते हैं। आंध्रा में सीटें कितनी हैं, तो 175 हैं विधानसभा सीटें, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अरुणाचल में 60 सीटें हैं, उड़ीसा में 147, सिक्किम में 32 सीटें हैं। गवर्नमेंट किसकी बनती है, देखिए आंध्र में, तो आंध्र में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी की बनती है। जनसेना पार्टी आपकी किसकी है, तो पवन कल्याण की है। और टीडीपी पार्टी किसकी है, तो चंद्रबाबू नायडू की थी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 46 सीटों के साथ जीत जाती है। उड़ीसा की बात करें तो 147 में 78 सीटें हैं जो कि बीजेपी जीतती है। और नवीन पटनायक जी का इरा एक समाप्त हो जाता है उड़ीसा में इसी के साथ। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM है जो कि विजयी होती है। तो सिक्किम में देखिए सीएम प्रेम सिंह तमांग, उड़ीसा में सीएम बीजेपी के बनते हैं मोहन चरण मांझी जी, और अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू बनते हैं बीजेपी के ही। आंध्र प्रदेश में देखिए चंद्रबाबू नायडू हैं जो कि सीएम बनते हैं, ठीक है, और पवन कल्याण को इसमें डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बात कर लेते हैं, जो कि अंतर्देशीय विश्लेषण ये जारी किया गया है 1950 से 2015 के मध्य में। ये रिपोर्ट ध्यान दीजिएगा, इसका प्रकाशन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा है इसका प्रकाशन किया गया है। तो ये गवर्नमेंटेड ही है, इसलिए आपको ध्यान देना है इसके जो रिजल्ट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदू की जो पॉपुलेशन है ये 7.82% के साथ गिरी है, क्योंकि ये अब कितनी हो गई है, तो 78.06% हो गई है। यहाँ पर देखिए मुस्लिमों की आबादी जो है 9.84% थी 1950 के समय में, वर्तमान में 14.09% हो गई है। इनमें देखिए सर्वाधिक वृद्धि मुस्लिम जनसंख्या में देखी गई है 43.15% की। सिख की बात करें देखिए 1.24% से कितने हो गए हैं, तो 1.85% हो गए, यानी इनमें भी वृद्धि देखी गई है।
ईसाई की बात करें 2.24% थे, 2.36% हो गए, यानी इनमें भी वृद्धि देखी गई है। जैन की बात करें देखिए 0.45% से घटकर 0.36% है, जो कि रह गई हैं, यानी इनकी जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो जैन और हिंदू इनमें गिरावट देखी गई, बाकी तीनों जातियों में वृद्धि देखी गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1955 के एक्ट में संशोधन किया गया है और 2019 में देखिए संसद में पास हो जाता है, लेकिन ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है क्योंकि काफी ज्यादा विरोध होता है इसका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, तो इन सबको देखिए भारतीय नागरिकता देने की बात की गई थी। और किन्हें नागरिकता दी जाएगी? जो भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए थे। और इसको देखिए नोटिफाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा गजट में 11 मार्च 2024 को, ये डेट आपको ध्यान देना है। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित है, दिबांग नदी पर। 2880 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। इसका विकास नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। लागत इसकी 31,875 करोड़ आई थी और 2024 में देखिए आधारशिला इसकी रख दी गई है। 2032 तक ये कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगा। सिद्रापूंग जल विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट बंगाल में है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है 1897 में। अब विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन है? तो थ्री जॉर्ज प्लांट है, जो कि चाइना में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सेला सुरंग की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2019 में इसकी आधारशिला रखी जाती है, मार्च 2024 में तैयार हो जाता है। निर्माण इसका प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत किया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में होती है। 13,000 फीट ऊंचाई पर यह बनाया गया है, भारत की सबसे ऊंची सुरंग है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, सेला सुरंग। इसको देखिए ब्रांगसा ब्रिज की बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है, जो कि स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा मल्टी स्पैन ब्रिज के रूप में मान्यता इसे प्रदान की गई है और श्योक नदी पर है, जो कि ये बना है कौन? ब्रांगसा ब्रिज, ये चीज आपको ध्यान देना है। सौर की प्रतिमा की बात करें तो लचित बुरफुकुन की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि बनाई गई है 125 फुट की। आइए लचित बुरफुकन की बात करें तो असम के अहोम साम्राज्य के आर्मी जनरल थे 1622 से 1672 के मध्य में। 1671 में ये सरायघाट के युद्ध में लड़ते भी हैं और 24 नवंबर को लाचित दिवस है, जो कि मनाया जाता है। और जोरहाट में देखिए इन्हीं की याद में, लचित बुरफुकन की याद में ही इनकी कांस्य की प्रतिमा है, जो कि बनाई जाती है जोरहाट असम में। और इसका निर्माण रामवीर सुतार है, जो कि करते हैं, इसे ही हम सौर की प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, किनकी है? लचित कुरफुकुन की। स्टेचू ऑफ वननेस की बात कर लेते हैं, तो एमपी के खंडवा जिले में बनाया गया है और कहाँ? मंदाता पर्वत पर। ठीक है, एमपी में स्टेचू ऑफ वननेस। स्टेचू ऑफ वननेस किससे संबंधित? तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है, शंकराचार्य की प्रतिमा है ये, 108 फीट की जो बनाई गई है। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात कर लेते हैं, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, जो कि ये बनाया गया है। बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है, 125 फीट की। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। पीएम सूर्य घर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुफ्त बिजली योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए पीएम मोदी ने कॉप 26 में 2030 तक जो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड विद्युत उत्पादन के लक्ष्य रखा गया, तो उसी को लेकर ये इस योजना को शुरुआत किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना देखिए, ये इंपॉर्टेंट है डाटा। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। विंड एनर्जी की बात करें, पवन ऊर्जा की, तो चौथे स्थान पर है। सोलर एनर्जी की बात करें तो भारत 5वें स्थान पर आता है। पीएम सूर्य घर योजना की बात कर लेते हैं, तो 29 फरवरी 2024 को मंजूरी मिल जाती है। देश में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इससे होगा क्या? जो आप वहां पर सौर प्रणाली अपने घर में लगाएंगे, तो देखिए इससे आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसी के साथ आपका इसमें व्यय यानी आपका खर्च कितना होगा इस योजना में? तो 75,000 करोड़ लगभग होगा। और प्रत्येक जिले में आदर्श सौर गांव का विकास किया जाता है, जो कि एक मॉडल गांव के रूप में काम करेगा। और परिवार को इससे होगा क्या कि 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी, क्योंकि देखिए जो एक तो आपकी बिजली की बचत होगी, इसके साथ आप गवर्नमेंट को बिजली बेच भी सकेंगे, जो आपके पास अधिकतम बिजली होगी। ठीक है, जो आपके सरप्लस बिजली आपके पास तो उससे बनेगी, इससे सौर ऊर्जा से। बोइंग सुकन्या योजना की बात करूँ तो ये देखिए फीमेल्स को स्टेम जैसे क्षेत्रों में स्किल सीखने का अवसर देगी और विमानन क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रशिक्षण देने का काम करेगी। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम स्टेम है कि क्या? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग,
मेडिकल जैसे सब्जेक्ट में ये फीमेल्स को बढ़ावा देने की बात करता है। VIETC परिषद की बात करें तो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में ये निवेश कर रहा है। और ये बोइंग का देखिए USA यानी अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा है निवेश है, जो कि बेंगलोर में किया गया है BIETC सेंटर में। स्वाति पोर्टल की बात करें देखिए 2024 में आता है ये। साइंस फॉर वुमेन आर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इसका फुल फॉर्म है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लक्ष्य क्या है तो स्टेम में भारतीय फीमेल्स का प्रतिनिधित्व करने वाला पोर्टल है। स्टेम क्या है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिसिन। इसको विकसित किसने किया है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसको देखिए चुनावी बॉन्ड योजना है, जो कि जनवरी 2018 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा RBI एक्ट 1934 की धारा 31(3) के तहत है, जो कि अधिसूचित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसी पे ध्यान दीजिएगा कि RBI एक्ट 1934 की धारा 31(3) के तहत इसे अधिसूचित किया गया था। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक है, जो कि घोषित कर दिया है, और 5 सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन करता है, यानी इसमें क्या बात है कि मतदाता को सूचना के अधिकार यहाँ पर जरूरी है। तो इसमें होता क्या था, चुनावी बॉन्ड के बारे में मतदाता को पता ही नहीं चलता था कि किस कंपनी ने या किसने किस पार्टी को कितना फंड दिया, ये जानकारी नहीं मिलती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके साथ ही आर्टिकल 14 के उल्लंघन की भी बात ये करता है, क्योंकि ये पार्टी को असीमित कॉरपोरेट वित्त पोषण की अनुमति है, जो कि दे देता है, ठीक है, और कोई जवाबदेही भी नहीं है। इसमें SBI को निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 12 अप्रैल 2019 से जब से यह अधिसूचित हुआ है तब से लेकर अब तक की जानकारी को जारी किया जाए। तो देखिए सर्वाधिक चंदा जो रिपोर्ट आई है, तो सर्वाधिक चंदा किस पार्टी को कितना मिला है, तो देखिए सबसे ज्यादा BJP को मिला है 6,060 करोड़ लगभग। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका तृणमूल कांग्रेस है, जो कि आपकी ममता बनर्जी की पार्टी है, 1609 करोड़। और तीसरे नंबर पर आपकी कांग्रेस आती है 1421 करोड़। चंदा देने वाली कंपनियों में टॉप कौन है तो फ्यूचर गेमिंग नामक कंपनी है, जो कि 1368 करोड़ दिया है। और दूसरे नंबर पर आपकी मेगा इंजीनियरिंग नामक कंपनी है, जो कि 966 करोड़ दिया है। चुनावी बॉन्ड आप कितने का चेक आप काट सकते हैं तो 1,000 रुपए का, या 10,000 रुपए का, या 1,00,000 रुपए का, या 1 करोड़, या 10 करोड़ के मूल वर्ग में ही आप चेक काट सकते हैं, ठीक है। कैश यहाँ पर अलाउ नहीं है, डायरेक्ट चेक से ही आप दे सकते हैं। और चेक आपका जिस दिन कटेगा उसके 15 दिन की अवधि के अंदर इसे भुनाना जरूरी है, अन्यथा यदि आप उसे नहीं भुनाते हैं तो ये PM रिलीफ फंड में है, जो कि चला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत रत्न 2024 की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 को मरणोपरांत दिया गया और 1 है जो कि जीवित है, उन्हें दिया गया है। तो ये देखिए 1954 से स्टार्ट होता है भारत रत्न। कुल 53 लोगों को अभी तक दिया गया है, जिसमें 5 महिलाओं को है जो कि दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं 2024 में, देखिए पहला किसे मिला तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में ध्यान देना है। ये बिहार के नेता हैं और ये दो दो बार CM भी बिहार के रह चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे, शिक्षक थे। इन्हें देखिए जन नायक भी बिहार में कहा जाता है। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये BJP के संस्थापक है। देखिए कर्पूरी ठाकुर मृत थे। PV नरसिम्हा राव, ये भी इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। चौधरी चरण सिंह, इनकी भी मृत्यु। MS स्वामीनाथन, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। केवल लाल कृष्ण आडवाणी थे जो जीवित थे, उन्हें दिया गया है। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी BJP के संस्थापक थे, सबसे ज्यादा समय तक ये BJP के अध्यक्ष भी रहे हैं, और 2002 से 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो भारत के PM थे 1979 से 1980 तक, और 2 बार ये UP के CM भी रहे हैं। इन्होंने देखिए भारतीय लोक दल की भी स्थापना की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार इन्हें कहा जाता है, जिन्होंने यूपी में मुख्य सुधार किए थे। इसके बाद देखिए PV नरसिम्हा राव की बात कर लेते हैं, तो 1991 से 1996 तक ये PM थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबलाइजेशन की ये नीति इन्होंने अपनाई थी। ये आप देख सकते हैं इस समय हमारे यहाँ अच्छे खासे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि हुए थे, ये PV नरसिम्हा राव के समय में ही हुए थे। इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए थे अपनी भारतीय इकोनॉमी में। इसके बाद इन्हें देखिए भारत फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है, यानी इन्हें फादर माना जाता है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। इसके बाद बात करें MS स्वामीनाथन की, तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 में करते हैं। 1988 में चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर स्थापना की गई है तो पटना में।
सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, और ये एशिया में भी पहला है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। रिसर्च सेंटर जो नेशनल डॉल्फिन खोला गया है। डॉल्फिन की बात कर लेते हैं तो विश्व में 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहले 7 प्रजातियां थी, लेकिन 2006 में जो बैजी नामक प्रजाति है, जिसे हम चीन की ये नदी डॉल्फिन थी, तो ये विलुप्त हो जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे है, जो कि मनाया जाता है। सुदर्शन सेतु की बात करें, 2017 में इसकी आधारशिला रखी जाती है सुदर्शन सेतु की। पीएम मोदी ने गुजरात में इसका उद्घाटन कर दिया है, जो कि क्या करता है, ओखा भूमि को द्वारका भूमि से यानी द्वारका द्वीप से जोड़ने का काम करता है सुदर्शन सेतु, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका उद्घाटन कर दिया गया है। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान दीजिएगा, PMMKSSY। बजट कितना है तो 20,050 करोड़ है। मत्स्य पालन में सबसे बड़ा निवेश अभी तक का ये माना जा रहा है। ये देखिए उपयोजना है किसकी, पीएम मत्स्य संपदा योजना की, PMMSY की। ये पीएम मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च होती है, 10 सितंबर 2020 को लॉन्च होती है। देखिए पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की बात करें तो 2023 से 2027 तक के लिए यही है, और ये मत्स्य क्षेत्र को फॉर्मलाइजेशन करने की बात करता है, यानी मानकीकरण की करने की बात करता है इससे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये मत्स्य उत्पादन से काफी ज्यादा इससे इससे फायदा होने वाला है मत्स्य उत्पादन को, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगली खबर है आपकी समान नागरिक संहिता की। तो देखिए समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया है आपका उत्तराखंड बन गया है। और समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है संविधान में, तो भाग 4 में है और आर्टिकल 44 में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इन्होंने इसके लिए 11 दिन का विशेष यम नियम का पालन किया है। और इन 11 दिनों में 11 इंपॉर्टेंट जगहों का इन्होंने भ्रमण भी किया था, जो भगवान राम से संबंधित थी। श्री राम लला की प्रतिमा की बात कर लेते हैं, तो श्री राम लला की प्रतिमा का निर्माण कर्नाटक के कृष्णशिला पत्थर, जिसे हम काला ग्रेनाइट भी कहते हैं, इससे निर्माण किया गया है। वजन कितना है तो प्रतिमा की तो 200 केजी है। हाइट कितनी है, 4.24 फीट है। 5 वर्ष के रामलला की खड़ी मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है, और कमल फूल आधार के रूप में है, आधार में यानी बेस में कमल का फूल है। मूर्ति में दोनों तरफ 10 अवतारों को इसमें दिखाया गया है, ठीक है, भगवान के 10 अवतार, जिसमें कल की कभी अवतार दिखाया गया है, जो कि कलयुग में आने वाले हैं। निचले हिस्से पर देखिए एक तरफ हनुमान जी हैं और दूसरे तरफ आपके गरुड़ जी हैं। मूर्तिकार कौन थे तो अरुण योगी राज थे, जो कि कर्नाटक के हैं। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया तो बालक राम रखा गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो नागर शैली में बनाया गया है, जो सामान्यतः उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं तो उस नागर शैली में ही है। इसकी लंबाई कितनी है, 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। 3 मंजिला मंदिर है। मंदिर में 392 खंभे और 44 द्वार बनाए गए हैं। 5 मंडप है, कौन कौन से, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। इसके निर्माण में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर जो राजस्थान का होता है उसका यूज किया गया है। टीक की लकड़ी जो कि महाराष्ट्र में है उसका उपयोग किया गया है। ग्रेनाइट जो कि कर्नाटक और तेलंगाना में होता है उसका उपयोग किया गया है। ब्रास वेयर जो कि यूपी का है उसका उपयोग किया गया है। और 42 घंटियां बनाई गई हैं, जो कि तमिलनाडु में ये घंटियां बनाई गई हैं। लकड़ी के दरवाजा हैदराबाद से बनाए गए हैं, हैदराबाद से बनवाए गए हैं, ठीक है, हैदराबाद की जो लकड़ी थी उनसे बनाए गए हैं। देखिए चीफ आर्किटेक्ट की बात करें तो कौन है इसके मंदिर के, तो चंद्रकांत सोमपुरा है। अनूठी विशेषता क्या है इसकी, तो ये सूर्य तिलक तंत्र जो इसका है, ये इसकी अनूठी विशेषता, यानी भगवान राम के आपने देखा भी होगा जब इनका तिलक हो रहा था तो विशेष टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश उनके माथे पर पड़ता है, जो कि सूर्य तिलक एक प्रकार से कहा जाता है। इसको विकसित किया है आईआईए बेंगलोर ने, और इसका डिजाइन किसने किया था, CSIR ने किया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नाभा सेवा अटल सेतु की बात कर लेते हैं, तो इसका पुराना नाम क्या था, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम था। आधारशिला 2016 में रखी जाती है। इसका उद्घाटन 2024 में कर दिया जाता है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है, लंबाई कितनी है तो 21.8 किलोमीटर है, और विश्व में ये 12वें स्थान पर आता है। अच्छा लेनिए ब्रिज है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो 11 जनवरी 2023 को प्रेसिडेंट द्वारा परिणाम है जो कि घोषित किए जाते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में टॉप कौन कौन आता है, तो पहले नंबर पर इंदौर और सूरत आपके आते हैं। इंदौर MP में है, सूरत गुजरात में है। ये आपके 1 लाख प्लस आबादी में
जो जिले हैं वो आते हैं इसमें। और तीसरे नंबर पर आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र का शहर आता है। टॉप 5 स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और यूपी आपका 9वें स्थान पर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। शीर्ष 5 गंगा नगर कौन से हैं सिटी? तो बनारस पहले नंबर पर है, प्रयागराज दूसरे नंबर पर, फिर बिजनौर, फिर हरिद्वार, फिर आपका कन्नौज आता है। यूपी के शहर जो आपके आते हैं तो देखिए नोएडा 14वें नंबर पर आता है, गाजियाबाद 38वें नंबर पर, फिर अलीगढ़, फिर बनारस, इसके बाद आपका लखनऊ आता है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 5 स्टार सिटी आपका नोएडा है। गीत यहाँ पर देखिए एक स्वच्छ गीत भी गाया गया है जिसका विमोचन किया गया है, तो स्वच्छ गीत है ये। इसका शीर्षक क्या है स्वच्छ गीत का? तो नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, और गायक कौन है? तो कैलाश खेर हैं। आर्टिकल 370 की बात कर लेते हैं, तो आर्टिकल 370 को 1949 में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में इसे जोड़ा जाता है संविधान में हमारे, और जिसे 1954 में जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थायी रूप से आ जाता है, राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति से सहमति दे देते हैं, ठीक है। और अगस्त 2019 में इसे केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया था, ठीक है। अगस्त 2019 में संसद में बिल पेश करके इसे रद्द कर दिया जाता। 31 अक्टूबर 2009 से 2 यूटी बन जाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना। जम्मू एंड कश्मीर पहला, लद्दाख दूसरा बन जाता है। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट इसे 5-0 से वैध ठहरा देती है, यानी जो भारत सरकार ने फैसला लिया था संसद में कि आर्टिकल 370 और जो धारा 35 थी इसे समाप्त करने की बात कही थी, तो वो बिल्कुल सही बात ठहराई जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। नमो ड्रोन दीदी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान दीजिएगा। ये केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है, 2024 से 2026 तक चलेगी। 1261 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अंतर्गत देखिए पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। सरकार ने 15,000 चयनित महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान करने की बात इसमें की गई है, ठीक है। महिलाओं को प्रशिक्षित करके ड्रोन दीदी के रूप में रूपांतरण करने की बात इसमें की गई है। घोषणा की गई थी कब? तो 15 अगस्त 2023 को, जब 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी। और 11 मार्च 2024 को पीएम ने 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन यहाँ पर सौंपे हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पीएम जनमन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए पीएम जनमन, देखिए क्या इसका फुल फॉर्म है? तो पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। ये 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन खूंटी जिला जो झारखंड है वहां से इसकी स्टार्ट की जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है? तो 75 जनजातीय समूहों का विकास करना, जो कि पिछली योजनाओं से छूट गए थे, इसके लिए ये पीएम जनमन का शुरुआत की गई है। फुल फॉर्म क्या है? तो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। 2023-24 से 2025-26 तक 24,104 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। वर्ष 2011 में बात करें कि एसटी आबादी कितनी थी, तो 10.45 करोड़ थी। इसमें 75 समुदायों को पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं 2023 में जो हुए थे। नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़, एमपी, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होते हैं यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90। बीजेपी यहाँ पर जीतती है और सीएम विष्णुदेव साय को बनाया जाता है। एमपी की बात करें तो सीट 230 है विधानसभा की, बीजेपी यहाँ पर जीतती है, सीएम मोहन यादव को बनाया जाता है। मिजोरम की बात करें तो सीट 40 है, जीतता कौन है? तो जोरम पीपुल मूवमेंट जेडपीएम है जो कि जीतती है, सीएम लाल दुहोमा को बनाया जाता है। राजस्थान की बात करें सीट कितनी है? 200 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ पर जीतती है और सीएम भजनलाल शर्मा को बनाया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो सीट 119 है, कांग्रेस यहाँ पर जीतती है, सीएम रेवंत रेड्डी को बनाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा युवा भारत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। ये 31 अक्टूबर 2023 को इसका शुभारंभ किया जाता है और 31 अक्टूबर को ही दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर। ये एक स्वायत्त निकाय है जो कि खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये एक क्या है? तो ये एक निकाय है जो कि स्वतंत्र है।
15 से 29 वर्ग के युवाओं को जिसमें लाभ मिलेगा। इसे ये कैसा मंच है, तो ध्यान दीजिएगा फिजिटल, ठीक है, फिजिकल नहीं बल्कि फिजिटल है। फिजिटल का मतलब क्या है, फिजिकल और डिजिटल शब्द को मिलाकर आपका फिजिटल शब्द है जो कि बना है। युवाओं को निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के स्थान पर इसमें सक्रिय संचालक बनाने के रूप में काम करने की बात इसमें की गई, यानी युवा जो है खुद से काम करो, देश को बढ़ाने का काम करें। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन किया जाता है, तो इसका आयोजन देखिए कब से स्टार्ट होता है, 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव स्टार्ट किया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे नंबर पर, तीसरा हरियाणा। अब मंत्रालय जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तो कौन है, विदेश मंत्रालय पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका रक्षा मंत्रालय है। इसके बाद देखिए 31 अक्टूबर 2023 को अमृत महोत्सव स्मारक आपके कर्तव्य पथ पर बनाया जाता है दिल्ली में, और 31 अक्टूबर 2023 को ही अमृत महोत्सव का समापन कर दिया जाता है। और इसी दिन आपके मेरी माटी मेरा देश अभियान को ही स्टार्ट कर दिया जाता है। ये कब स्टार्ट किया जाता है, तो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर। इसकी टैगलाइन ध्यान दीजिएगा, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। इसका आयोजन कौन कराता है, तो खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय मिलकर कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट दिवस है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। 15 नंबर को जनजाति गौरव दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भारत से पाकिस्तान अलग होता है, तो इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। नमो भारत ट्रेन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो भारत की पहली रैपिड रेल सेवा ये साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक जोड़ने का काम करती है, और ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारा के अंतर्गत आता है, जो कि स्टार्ट की गई है। RRTS का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये एक प्रकार से मेट्रो का ही रूप है। इसकी लेंथ कितनी है, तो 82.15 किलोमीटर है। यूपी का जलीय जीव की बात करें तो यूपी का जलीय जीव गंगीय यानी गंगेटिक डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लांटिस्टा गंगेटिका है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यूपी ने जलीय जीव के रूप में इसे मान्यता दी है। इसके पहले 2008 में असम सरकार ने इसे राज्य पशु घोषित कर दिया है। यूपी की देखिए राज्य मछली कौन सी है, तो चितला मछली है। और देखिए गंगीय डॉल्फिन की बात करें तो ये IUCN की रेड डाटा लिस्ट में है, जो कि शामिल है। गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की ये अनुसूची 1 में शामिल है। और जो साइट्स की अपेंडिक्स होती है, इसमें अपेंडिक्स 1 में है, सूचीबद्ध है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। घोल मछली के बारे में बात करें तो देखिए गुजरात की राज्य मछली है, और इसे हम गोल्ड फिश भी कहते हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए भारतीय भेषज संहिता आयोग PDG का सदस्य बन गया है। तो भारतीय भेषज संहिता आयोग क्या है, तो इंडिया फार्माकोपिया इसे कहते हैं, भारतीय भेषज संहिता। तो ये देखिए करता क्या है, तो भारत में निर्मित या विपणन की जाने वाली जो दवाएं होती हैं, इनके मानकों को आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता देने का काम करती है। ये देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए ये आयोग बनाया गया है, भारतीय भेषज संहिता आयोग। इसको देखिए PDG, तो PDG क्या है, तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। इसकी वार्षिक बैठक इस बार कहाँ हुई, 2023 की, तो ये हैदराबाद में हुई है। और WHO, तो ये PDG में देखिए WHO एक पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब PDG की जो बैठक है ना, ये USA, यूरोप और जापान की बाहर पहली बार है जो कि बाहर हो रही है, वो भी भारत में हैदराबाद में हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में ये बनाया जा रहा है। इसको बनाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 में संशोधन किया जाता है 2023 में, और इसमें संशोधन करने के बाद ही समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विद्यालय को विश्वविद्यालय जो है इसको शामिल कर लिया जाता है इसमें। इसके बाद देखिए समक्का सरक्का जठारा की बात करें, ये क्या है, तो भारत का सेकंड सबसे बड़ा मेला है। पहला कुंभ मेला है जो कि सबसे बड़ा है, जो कि प्रयागराज में मनाया जाता है। तेलंगाना के कोया जनजाति द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तेलंगाना की कोया जनजाति के द्वारा, और ये द्विवार्षिक मेला है। तेलंगाना का राज्य उत्सव भी है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ट्रेवल फॉर लाइफ ये क्या है, तो देखिए 27 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेवल डे मनाया जाता है, और इसी दिन भारत मंडपम से इसकी शुरुआत की जाती है। भागीदार मंत्रालय कौन कौन से, तो पर्यावरण मंत्रालय, और इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय के साथ आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये तीनों मिलकर इसको भागीदार जो संस्थाएं हैं वो शामिल है। इसका लक्ष्य क्या है, तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म इसका लक्ष्य है। टू एरिया पर ये
ध्यान देने वाला। पहला क्या है, स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। लाइफ क्या है, तो लाइफ देखिए, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में आयोजित जो COP26 था 1 नवंबर 2021 में जो हुआ था, यहाँ पर इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है, जिसमें टॉप कौन आए थे, स्वर्ण पदक किसने जीता, तो पहले नंबर पर दावर गांव, जम्मू एंड कश्मीर में जो गांव है, और दूसरे नंबर पर आपका सरमोली आया था उत्तराखंड का। ठीक है, रजत श्रेणी में पुराना ग्राम है जो कि यूपी का, उसने जीता था इसे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, हल्दी जो होती है एंटी कैंसर और एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, फायदेमंद होती है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कुरकुमा लूंगा है। हल्दी देखिए जिंजीबेरेसी परिवार का एक पुष्पीय पादप है, जिस भी आपको ध्यान देना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को है जो कि अधिसूचित कर दिया है, कब, 4 अक्टूबर 2023 को। इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान इसमें रखा गया है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन के साथ ही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहली बार जो महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई थी वो कब कही गई थी, यानी लोकसभा में कब प्रस्तावित की गई थी, तो 11वीं लोकसभा में 1996 में HD देवगौड़ा जब PM थे, उस समय ये पहली बार बिल आता है, महिला आरक्षण बिल। दूसरी बार आता है 12वीं लोकसभा में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तीसरे टाइम आपका आता है 1999 में। इसको देखिए, वर्तमान में जब ये बिल पास हो जाता है यानी एक्ट बन जाता है, तो ये लोकसभा में पास होता है कब, 20 सितंबर 2023 को, और राज्यसभा में पास होता है 21 सितंबर 2023 को। और प्रेसिडेंट की जो स्वीकृति मिलती है वो कब मिल जाती है, तो ये मिलती है 28 सितंबर को है, जो कि प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिल जाती है। और ये पहला बिल था जो कि नए संसद भवन में पारित किया गया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। महिलाओं को आरक्षण इसमें 33% देने की बात की गई है, लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली में। 106वें 106वां जो अमेंडमेंट 2023 में, तो देखिए इसके अंतर्गत आपके आर्टिकल 239 ए में संशोधन किया गया है। इसके साथ इसमें नए आर्टिकल जुड़े हैं, आर्टिकल 330 ए, इसमें क्या है, लोकसभा में SC ST को 33% सीट से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 332 ए भी जुड़ा है, तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीट आरक्षण की बात ये करता है। आर्टिकल 334 ए में परिसीमन के बाद आरक्षण नियम लागू होंगे, ये बात इससे स्पष्ट होती है कि जब अगला परिसीमन आपको 2026 के आसपास होना है, उसी के बाद है जो कि आपका ये महिला आरक्षण महिला आरक्षण जो विधेयक है ये लागू होगा देश में। ठीक है, 15 वर्ष तक ये आरक्षण जारी रहेगा, और संसद जो है इसे आगे भी बढ़ा सकती है। ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना की बात करें तो 17 सितंबर 2023 को यह अधिसूचित किया जाता है, यानी इस योजना को शुरुआत की जाती है। 17 सितंबर को आपकी विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जयंती मनाई जाती है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। नोडल मिनिस्ट्री इसमें कौन सी है, तो MSME मंत्रालय है। इसकी टैगलाइन क्या है, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि इसकी टैगलाइन है। इसके अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने की बात की गई है। बढ़ई, नाव निर्माता हैं, अस्त्र निर्माण करने वाले, लोहार हो गए, हथौड़ा बनाने वाले, ताला बनाने वाले, स्वर्णकार जो हैं, कुम्हार आदि इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या है कि इनकी स्किल अपग्रेड करने की बात की गई है, इनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इनके ID कार्ड भी जनरेट किए जाएंगे, जिससे इन्हें आने वाले समय में फायदा होगा। इसको देखिए, आयुष्मान भाव अभियान, तो ये क्या है, तो प्रेसिडेंट जो हमारी हैं मुर्मू जी हैं, तो इन्होंने क्या किया है, गांधीनगर में इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, भारत की प्रेसिडेंट ने। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है ये एक। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर तक स्वास्थ्य सेवा की अधिकतम कवरेज पहुंचाने की बात इसमें की गई है। ठीक है, भारत का पहला सौर शहर आपका कौन है, तो सांची है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहीं पर आपके सांची में ही सांची स्तूप है, जिसे हम द ग्रेट स्तूपा कहते हैं। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है 1989 में। पहला 24x7 यानी 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित होने वाला गांव कौन सा है, तो मोढेरा है, जो कि गुजरात में स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ से नेशनल न्यूज जो है वो आपकी कंप्लीट होती है पूरी। ठीक है, घटना चक्र जो दृष्टि आती है,
तो देखिए इसमें आपको फ़ायदा ये हुआ, इस तरह की मैंने नोट्स बनाकर आपको दे दी, तो इससे आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं कम समय में, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। आपको इसी सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।